नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा दीक्षित। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ, पिछले साल हुई गोल्ड डकैती के आरोपियों को पकड़ा। राजधानी में निर्जला एकादशी के अवसर पर हुए कई कार्यक्रम, लोगों ने किए दान पुण्य के कार्य। और प्रदेश में गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 116 साल बाद पड़ी प्रचंड गर्मी। जयपुर पुलिस ने विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में माह नवंबर 2013 में IIFL गोल्ड लोन में हुई 9 करोड़ की डकैती में 2 और अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। पुलिस आयुक्त जयपुर श्रीनिवास राव जंगा ने बताया कि 9 नवंबर 2013 को 5 बदमाश IIFL गोल्ड लोन कार्यालय सिटी स्टार टावर विद्याधर नगर में प्रातः 10 बजे हेलमेट लगाकर ग्राहकों को रखे गए करीब 9 करोड़ रुपए की कीमत के 30 किलो सोने के जेवरात को हथियारों के बल पर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर वॉल्ट से निकालकर इंडिगो गाड़ी में लेकर भाग गए। साथ में सीसीटीवी फुटेज का DVR भी ले गए। श्री जंगा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए वारदात को खोलने के लिए पुलिस द्वारा घटना के सभी पहलुओं को लगातार विस्तृत विश्लेषण किया गया। अभी तक ब्रजेश कुमार उर्फ विजेंदर और सुरेंद्र सिंह चलका को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व में वारदात में शामिल बदमाशों के DLF फेज 3 दिल्ली के एक फ्लैट में स्थित ठिकानों से 3 पिस्टल व 31 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त काला बैग व वारदात के बाद खरीदी गई मोटरसाइकिल यामा KTM कीमत करीब 2 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा संजय बिजारणिया के घर से 35 लाख रुपए नकद, सुरेंद्र मील के घर से करीब 2 किलो गोल्ड एवं वारदात में प्रयुक्त टाटा इंडिको व स्कॉर्पियो पूर्व में बरामद किए जा चुके हैं। वारदात के बाद खरीदी गई एक अन्य मोटरसाइकिल यामा KTM कीमत करीब 2 लाख रुपए की सुरेंद्र मील के घर से बरामद की जा चुकी है। इन्होंने दोनों वारदात IIFL एवं मणिपुर डकैती के गोल्ड लोन को गलाना स्वीकार किया है। अन्य अभियुक्तों की धरपकड़ जारी है। अदरवाइज अगर ये नहीं हो पाता तो हो सकता है वो कुछ और भी वो प्लान कर सकता है, बिकॉज ही वॉज द मेन पर्सन जिसने प्लान किया और इस तरह का किया है। वहाँ पे मेरठ में इंफॉर्मेशन थी, वहाँ पे कोई पिक्चर हॉल से इसको गिरफ्तार किया गया था। इसके इंफॉर्मेशन पे और कमलेश करके और एक है, कमलेश को भी गिरफ्तार किया गया था कल मेरठ से। एंड इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उस केस के अंदर पर्टिकुलरली जो फरवरी में जो केस हुआ था IIFL में जो केस हुआ था, तो उसके अंदर 9 लोगों में से 4 लोग गिरफ्तार हो गए थे। मेनली एंड ऑफ द 4 दिस पर्सन इज द मेन इंपॉर्टेंट पर्सन। एंड उसके बाद जो सेकेंड केस हुआ था जो नवंबर में, जिसके अंदर 6 लोग वांटेड है, 6 लोगों में से उसके अंदर भी 4 लोग गिरफ्तार हो गए। सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड सेकेंडली जो पहले जो बरामदगी जो होना था वो पहले बरामदगी हो भी चुकी है थोड़ा बहुत, एंड अभी भी और भी उसके प्रयास चल रहे हैं। एंड प्रोबेबली आई थिंक समथिंग पॉजिटिव शुड कम आउट इन दिस। एंड ऑफिसर्स आर वर्किंग, सभी काम भी कर रहे हैं। एंड होपफुली आई थिंक वी शुड बी एबल टू गेट समथिंग पॉजिटिव इन दिस, ताकि एटलीस्ट बरामदगी वगैरह सब कुछ हो जाए। फरवरी 2013 में विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में ढेरका बालाजी स्थित मणिपुरम गोल्ड में हुई डकैती के संबंध में अभियुक्त संजय बिजारणिया एवं कमलेश कुमार खर्रा से पूछताछ में हुए खुलासे के अनुसार मणिपुरम गोल्ड में हुई डकैती के अन्य अभियुक्त सुभाष पुत्र नेकीराम और विजय मीणा उर्फ गांधी पुत्र साबरमल मीणा को राजेश ढाका थानाधिकारी जालापुरा एवं बालाराम थानाधिकारी ब्रह्मपुरा के नेतृत्व में पुलिस दल ने पकड़ा। गौरतलब है कि 6 फरवरी 2013 को सायकाल नकाबपोश बदमाश करीब 5.5 किलोग्राम सोना एवं 3 लाख नकद रुपए फायर कर एवं पेपर स्प्रे की सहायता से लूट कर ले गए थे। अपने विद्याधर नगर एरिया में, दैट वाज इन फरवरी 2013 में। उसके अंदर 9 लोगों को पहले चिन्हित किया गया था। द मैटर इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। उसके अंदर जो मेन सरगना है संजय, और संजय को कल गिरफ्तार किया गया था मेरठ से। एंड ये संजय जो है ही ऑर्गेनाइज करते रहता है अपने डिकॉइटीज वगैरह, और उसी ने नेक्स्ट नवंबर 2013 में जो डिकॉइटी हुए थे वो भी उसी ने ऑर्गेनाइज किया। एंड पहले वाला जो IIFL में जो उस मुकदमे के अंदर 9 लोगों को जो हमने चिन्हित किया था, उसके अंदर हमने 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं। ठीक है ना। मणिपुरम में 6 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, फिलहाल 6 लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अंदर 4 लोग गिरफ्तार हुए। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने का जिम्मा अब शिक्षकों के माथे मढ़ा जा रहा है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अब स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षकों को अभिभावकों से मिलने और डोर टू डोर जाने के लिए निर्देश देने वाली है। शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए समझाइश करेंगे।
सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम होती संख्या शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है और इसी चिंता में निपटारे के लिए विभाग द्वारा अब एक नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने क्षेत्र के लोगों के घर जाकर उनके बच्चों का दाखिला उनके स्कूल में कराने के लिए मनुहार करते नजर आएंगे। शिक्षा विभाग की माने तो शिक्षक अभिभावकों के साथ मुलाकात करेंगे और उनकी समझाइश करेंगे ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में इजाफा किया जा सके। लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम इन शिक्षकों के लिए चुनौती होंगे। रिजल्ट अच्छा नहीं होने से अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, तो वहीं निजी स्कूलों की ओर पहले की तरह ही रुख देखा जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि प्रतिस्पर्धा के युग में इस तरह के कदम उठाए जाने जरूरी हैं। प्रदेश में इन दिनों स्टूडेंट अपनी परीक्षा और रिजल्ट के साथ साथ भर्ती जुड़े मामले को गंभीरता से उठा रहे हैं। परीक्षा से जुड़ा एक मामला जोबनेर यूनिवर्सिटी का सामने आया है, जिसमें जेट और प्री पीजी की 25 मई को आयोजित परीक्षा सवाल उठाए गए हैं। स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन को परीक्षा के एक दिन पहले जानकारी दी और परीक्षा के बाद सबूत के तौर पे वो प्रश्न पत्र जो कि परीक्षा में पहले छात्रों में बांटे गए थे, लेकिन बावजूद इसकी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। जांच के लिए कमेटी बनाई गई, जिन पर छात्रों का आरोप है कि उसमें पेपर आउट करने में शामिल होने वाले लोगों को ही शामिल कर लिया गया। ऐसे में जांच सही नहीं हो पाई। वहीं अब छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है, नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। चौधरी कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, मैंने 25/5/2014 को जेट प्री पीजी एग्जाम 3 बजे से 5 बजे का जो था उसमें शामिल हुआ। हमारा ये पेपर आउट होने की संभावना थी, इसलिए हमने 24/5/2014 को हमने प्रशासन को इससे अवगत करा दिया। उसके बाद में प्रशासन ने हमारी कुछ बात नहीं सुनी और 25 तारीख को ये पेपर एग्जाम में से 10 मिनट पहले रोड पर पाया गया, बाहर एग्जाम सेंटर से बाहर पाया गया, जो हमने डीन सर को दे दिया। डीन सर ने रिसिप्ट दे दी हमें और उसके बाद में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम नेक्स्ट डे 26 तारीख को हमने स्ट्राइक पे बैठ गए। हमने 5 दिन तक स्ट्राइक की। राजस्थान विश्वविद्यालय में जेडीए द्वारा निकाले जाने वाले आम रास्ते को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ अब यहाँ के छात्रों ने भी विरोध जताया है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने जेडीए के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और जेडीए को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा, जिस पर समझाइश करते हुए जेडीसी ने छात्रों को उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इस पर पहले विश्वविद्यालय के कुलपति ने दखल देते हुए जेडीए आयुक्त को पत्र लिखा था। छात्रों ने बताया कि जेडीए की मनमानी से राजस्थान विश्वविद्यालय 2 भागों में बंट जाएगा, साथ ही विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा, जिससे सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छात्रों ने बताया कि इससे पहले 2006 में भी ये मार्ग शुरू किया गया था, तब एक छात्र की इसी मार्ग पर हादसे में मौत हो चुकी है। वहीं उचित कार्रवाई नहीं होने पर छात्रों ने जेडीए के बाहर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर प्रदर्शन करा तो जालाना से लेकर यूनिवर्सिटी के बीच से यूनिवर्सिटी के 2 पार्टों में बांटा जा रहा है। यूनिवर्सिटी के सौंदर्यीकरण के साथ अन्याय हो रहा है और यूनिवर्सिटी को असुरक्षित माहौल पैदा किया जा रहा है। रोड को बीच से निकाल के सुरक्षा का माहौल पैदा हो जाएगा। इस मामले को लेकर हमने जो प्रदर्शन किया उसमें हमारे जेडीसी सर ने हमको सकारात्मक रूप दिया है और कहा कि कलेक्टर से हम जब भी मीटिंग में बात करेंगे इस विषय में और ऐसा नहीं होने देंगे। उनकी मांग ये थी कि जो अभी जो ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक हुई थी, जिसमें जो सड़क प्रस्ताव यूनिवर्सिटी के माध्यम से निकालने की बात थी, उसको उन्होंने कहा है कि इसको निकालने से किस प्रकार की दिक्कतें यूनिवर्सिटी में आ सकती हैं और उसको इन दिक्कतों के मद्देनजर नहीं निकाला जाना चाहिए। तो हमने उनको कहा है कि आपकी जो मांग है इस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो डिसीजन को वापस रिव्यू के लिए बैठक में रखें। जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुणाल ने बताया कि राजस्थान हिंदू विवाह पंजीयन नियम 1956 के अंतर्गत विवाह की दिनांक से 15 दिवस के अंदर जयपुर जिले में संपन्न हुए विवाहों का पंजीयन कराने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन पत्र ई-मित्र CSC केंद्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऑनलाइन हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का पंजीयन कराने के लिए विवाह प्रार्थना पत्र के साथ ऑनलाइन प्रार्थना विवाह संपन्न होने की दिनांक से 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह संपन्न होने से 30 दिवस के अंदर वर वधु पंडित हिंदू विवाह अधिनियम की शर्तों की पूर्ति कार्यालय में उपस्थित करवाएंगे। आवेदन के साथ निर्धारित प्रार्थना पत्र 2 प्रतियों में 2-2 रुपए कोर्ट फीस की टिकट सहित वर वधु एवं पंडित को शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित वर वधु हिंदू धर्म के होना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ज्योति किरण ने बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का विकास का नया रोड मैप प्रस्तुत किया गया। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी सरकार का एजेंडा इतना सुसंगत, आधुनिक और सटीक रहा होगा। इस एजेंडे से राजस्थान जैसे राज्यों को जिनकी विशेष भौगोलिक स्थितियां हैं उनके विकास का भी एक ठोस मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय और राज्य के आर्थिक संबंधों, युवा केंद्रित विकास, महिला की सशक्त भागीदारी और कृषि का अभिनव विकास, यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजस्थान को अभूतपूर्व लाभ होगा।
राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज्य में जो विकास और निवेश का माहौल बनाया है, उसकी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार का नई दिशा देने वाला आर्थिक एजेंडा राज्य को विकास के नए आयाम देगा। इसमें केवल एजेंडा नहीं, अपितु हर लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप भी अंतर्निहित है। अतः औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का भी विकास होगा। बाजार में उछाल और निवेशकों के उत्साह से इस बात का प्रतीत है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था निराशा से बाहर निकल चुकी है। वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से तैयार की गई सूची पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्षेत्रीय इकाई ने सहमति दे दी है। वहीं विस्तार में जयपुर से 2 मंत्री के और शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घनश्याम तिवारी को और नरपत सिंह राजवी के नाम भी शामिल हो सकते हैं और अरुण चतुर्वेदी व गुलाबचंद कटारिया के कद बढ़ सकते हैं। अब दिल्ली की मोहर लगनी ही मंत्रिमंडल का विस्तार इसी सप्ताह में किया जा सकता है। इस बार कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सूची बन चुकी है तथा कभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, जिसमें कई नए चेहरे भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। सांगानेर इलाके में रहने वाली एक लड़की का अपहरण आज से करीब 13 साल पहले हुआ। अपहरण के बाद उसे आरोपी वीर सिंह अपने इलाके नसीरदा देवली ले गया, जहां उसे हर दुख दर्द दिया गया। कमरे के अंदर बंधक बनाकर रखा और उसके बाद जब उसकी बेटियां हो गई तो उसे भी जयपुर ले आया। यहाँ उससे वो धंधा करवाने लगा, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। तरह तरह के ग्राहक उसके यहाँ आते हैं। उसके बाद पीड़िता की आबरू लुटी जाती है। एक दिन पीड़िता गाड़ी में से कूदकर भाग गई और पहुंच गई प्रतापनगर थाने, जहां पर भी उसे कोई न्याय नहीं मिला। उधर पीड़िता की मां ने भी अपनी और बेटी पर खतरा बताया। मां का कहना है कि आरोपी अब उसकी छोटी छोटी बच्चियों पर नजरें गड़ाए हैं। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। मां बेटी उस राक्षस से बचने के लिए राजस्थान पुलिस से गुहार लगा रही है। मैं गोपीनगर कॉलोनी में रहती थी मम्मी पापा के पास में। वहाँ से मेरे को बेला फुचला के उठा ले गए। जब मैं 13 साल की थी, ले जाके मेरे को गाँव नासिरदा में बंद रखा, ताले में बंद रखता था। मेरे को जाते बाद 2-3 दिन बाद में दूसरों आदमी से भी उनके साथी समाज से मेरे साथ गलत काम कराया। फिर बाद में वही मेरे साथ गलत काम करने लग गया। मेरे एक बेटी हो गई मेरी मर्जी खिलाफ, फिर बाद में दूसरी हो गई। वहाँ पे 2 लड़की मेरे गांव में हो गई। फिर यहाँ पे मेरे को 5 साल रखा, वहाँ पे 5-6 साल यहाँ पे रखा। यहाँ पे लाया, बाद में रोजाना मेरे साथ वेश्यावृत्ति कराने लग गया। उसके अम्मा यहाँ पे टोल टैक्स कृषि नगर कॉलोनी में, प्लॉट नंबर है 634। 2 महीने हो गए उससे छूटे। मेरे को प्रतापनगर थाने में लेके गए थे। वो सांची पूरे बांध के गाड़ी में डाल के राजीनामा करने के लिए मैं मुकदमा कर रखी थी उसके कोर्ट से खिलाफ। जो वहाँ से मेरे को वहाँ से छूट के आई हूँ। पुलिस वाले को बताया, पुलिस वाले उसको हैंड टू हैंड छोड़ दिए। मेरे को बंद कर लिया वहाँ पे। बोले उसके पास ही रह, उसके पास ऐसे वैसा भर्ती करा। मेरी कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वालों ने। आज मैं डीजी साहब के पास आई हूँ यहाँ पे। हरिनाम संकीर्तन व निर्जला एकादशी महोत्सव आज शहर भर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों ने प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाई और भेंट स्वरूप ठंडे फलों और रसों को समर्पित किया। शहर में जगह जगह प्याऊ और टेंट लगाकर ठंडे फलों का रस, गन्ना रस, शरबत और फलों का वितरण किया गया। इस मौके पर गायों को हरा चारा और तरबूज, खरबूजा और ककड़ी खिलाकर भक्तों ने पुण्य कमाया। गोविंद देव जी में मनोहारी झांकी के दर्शन कर भक्त मोहित हो गए। सुबह से ही भक्तों ने गोविंद देव जी के दरबार में हाजिरी लगाई और प्रदेश में सुख शांति की अपील करते हुए भगवान से अच्छी वर्षा की कामना की। ठाकुर जी के केवड़ा, गुलाब और गंगा जल से अभिषेक किया। तीर्थ स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की सुबह से ही बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। शहर भर में निर्जला एकादशी पर भक्तों ने निर्जल रहकर उपवास किया। इस मौके पर छोटी काशी के गंगा मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। पिंक सिटी प्रेस क्लब के बाहर भी आने जाने वाले लोगों को मिल्क रोज पिलाकर पुण्य कमाया गया। वहीं तारकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर भी भक्तों ने आम का रस पिलाकर पुण्य कमाया। इधर शहर के कोने कोने में लोगों ने पुण्य कमाने के लिए सुबह से ही ठंडे पानी की प्याऊ लगाकर व शरबत पिलाकर पुण्य कमाया। उधर बड़ी चौपड़ स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी निर्जला एकादशी के अवसर पर भक्तों ने दान पुण्य किया। आज निर्जला एकादशी है और ये एकादशियों में सबसे इसका विशेष महत्व माना गया है। और भगवान का, क्योंकि यहाँ प्राकट्य निर्जला एकादशी को ही हुआ था और इस उपलक्ष्य में आज विशेष रूप से यहाँ भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा अर्चना की गई। और ये माना गया है कि आज के दिन जो दान पुण्य किया जाता है उसका असंख्य गुना फल प्राप्त होता है। आज कार्यक्रम यह है कि आज निर्जला एकादशी है, इसलिए हम 15-20 लोगों ने सोचा कि हम आने जाने वाले सभी यात्रियों के यहाँ पर भीड़ रहती है तो सबको हम मिल्क रोज पिलाएं। इसलिए हमने 1 क्विंटल दूध मंगाया है और रुआवजा डाल करके मिल्क रोज बना करके और सबको पिला रहे हैं।
अभी 12 बजे शुरू किया है, 12 बजे से जब तक चलेगा तब तक हम पिलाते रहेंगे। गंगा दशमी के अवसर पर रविवार को मां गंगा का महोत्सव धूमधाम से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मंदिर में दान पुण्य के आयोजन किए गए। इस दौरान भगवान को खरबूजा, ककड़ी और तरबूज जैसे ठंडे फलों को भोग लगाया गया। मंदिर में भगवान की सुगंधित पुष्पों से आकर्षक झांकियां सजाई गई। मंदिर में भजन संध्या, पूजा पाठ एवं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोपाल जी के रास्ते स्थित गंगा माता मंदिर में भक्तों ने माता के दर्शन कर पुण्य कमाए। आज मोक्षदायिनी गंगा दशमी ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन मनाई जाती है। ये मोक्षदायिनी गंगा है। इस रोज स्वर्गलोक से वह नीचे पृथ्वी पे आई राजा सगर के पुत्रों का तारण करने के साथ सारी भारतीय जनता का भी वह पूर्ण रूप से मोक्ष करने के लिए वह अपना सतत प्रहार चलती रहती है। जो सुंदरवन में जाकर के गंगा सागर में जाकर के वह अपना निस्तारण राजा सगर के पुत्रों को त्याग के कपिल मुनि के आश्रम तक वह पहुंच जाती है। आज गंगा दशमी का महापर्व है, जो कि बड़ी गंगा माता के मंदिर में, जयपुर में एकमात्र बड़ी गंगा का माता का मंदिर यहाँ गोपाल जी के रास्ते में ही विद्यमान है, जिसका इष्ट पहले महाराजा सवाई माधो सिंह जी का विशेष रहा है। वह हमेशा यहाँ दर्शन करने आते थे। उनका भोग विलास चांदी के थालों में हमेशा आता रहता था। और आज प्रातःकाल 5 बजे से लेकर और रात्रि के 7 बजे तक 9 बजे तक 7 श्रृंगारों का प्रावधान रखा गया है। गंगा दशमी हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक ऐसा दिवस है जब गंगा का सेवन करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के इस जीवन के और पूर्व जन्म के सारे पापों से मुक्ति का ये एक दिवस है। जब सेवन का अर्थ है कि गंगा में स्नान करें, उसका जल का सेवन करें। इस प्रकार का जो ये पर्व है, क्योंकि गंगा सप्तमी एक ऐसा दिवस है जब गंगा जी का अवतरण भागीरथ जी के प्रयास से हुआ था, और उसके बाद में ये जो दिवस है ये इसको बड़ा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ भारतीय सनातन धर्म में और हमारी संस्कृति में माना गया। आज सुबह वहाँ भी जो है, क्योंकि वो गालव गंगा है और जैसा मान्यता है कि वो गंगा जी गालव ऋषि के प्रयास से वहाँ पर स्थापित हुई, तो वहाँ भी सुबह पूजन अर्चन हुआ और शाम को अब गंगा जी की सामूहिक आरती है, वहाँ भजनों का आयोजन। गंगा दशमी के अवसर पर श्री कृष्ण बिहारी मंदिर में यज्ञोपवित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 13 बटुकों ने यज्ञोपवित्र संस्कार ग्रहण किए। इस मौके पर मंत्रोच्चार के साथ बच्चों को यज्ञोपवित्र संस्कार ग्रहण करवाए गए। इसके साथ ही पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ का भी आयोजन किया गया। बड़ी चौपड़ स्थित लक्ष्मी नारायण बाई जी मंदिर में 306वें पाठोत्सव के अंतर्गत सोमवार को ठाकुर जी का नित्यार्चन कर नवीन पोशाक धारण करवाई गई। उसके बाद गुलाब जल, केवड़ा जल से ठाकुर जी को स्नान करवाया गया। विभिन्न प्रकार की औषधियों द्वारा सुगंधित द्रव्यों से ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। इस दौरान पुरुष सूक्त और श्री सूक्त मंत्रों की ऋचाएं गूंजती रही। लक्ष्मी नारायण जी के साथ लक्ष्मी महारानी का भी विशेष पूजन किया गया। अभिषेक के बाद गणपति, 33 देवी देवता, नवग्रह, 16 मातुका, 10 दिक्पाल, 64 योगिनी, क्षेत्रपाल सहित विभिन्न मंडलों की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। अग्नि मंथन के साथ अग्नि का प्राकट्य कर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हुआ। महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम भारती के सानिध्य में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ आहुतियां अर्पित की गई। मंदिर में मंगलवार को सुबह भोलेनाथ का सहस्त्रघट अभिषेक किया जाएगा। नित्य पूजन के बाद शाम को विभिन्न मंदिरों से संतों महंतों के सानिध्य में महाआरती के साथ पाठोत्सव का समापन होगा। पाराशर ब्राह्मण समाज की तरफ से हर साल गंगा दशमी को जो है बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है, जिसमें हमेशा मैं पंडित मामराज शर्मा ही आकर के यहाँ सर्विस करता हूँ और सभी को जो है बिना किसी चार्ज के यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है। और सभी को जो है समानता से इसमें किसी भी प्रकार के ब्राह्मण बालक जो है वो यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकते हैं तथा ये 16वां यज्ञोपवीत संस्कार इस समय आज हो रहा है। और यहाँ पर जो है सभी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेनेंस और विधि विधान के हिसाब से वैदिक और कर्मकांड ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य जो है आयोजन किया जाता है। ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है ये है, इसको कहते हैं जब ब्राह्मण जब तक जनेऊ नहीं पहनता है तब तक वो केवल ब्राह्मण है, लेकिन द्विज उसको कहते हैं जो जिसका दोबारा जन्म हो। और दोबारा जन्म का मतलब होता है कि यज्ञोपवीत संस्कार पहने। जो यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात ही जो है उसे ब्राह्मणत्व और कर्मकांड अर्थात वेद पढ़ने का अधिकार मिलता है, क्योंकि जो गायत्री माता है वो हमारी वेद माता है।
इसमें जब तक है जो हम यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते हैं, अपन आचार विचार से नहीं रहते हैं, तब तक वेद पढ़ना, किसी भी प्रकार का धर्म कर्म करना, उसका पुण्य हमारे को प्राप्त नहीं होता है। पाराशर ब्राह्मण समाज जयपुर के तत्वाधान में अनेक धार्मिक कार्यक्रम हर साल में किए जाते हैं और आज गंगा दशमी और गायत्री जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष ये गायत्री महायज्ञ और ब्राह्मण बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करीब 9 साल से हो रहा है। आज ये 9वीं बार हो रहा है, जिसमें 13 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार और 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है। इसमें बहुत ही सुंदर, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया, उसी के अनुसार कार्यक्रम संपन्न होता है। समूचा राजस्थान प्रचंड गर्मी की चपेट में आ गया है। 3 दिन से लगातार पारा ऊंचाइयां छू रहा है। न केवल जनजीवन बिलख उठा है, बल्कि रोजाना रिकॉर्ड भी टूट रहा है। जयपुर में साल 1897 में जून माह में सर्वाधिक पारा 47.2 डिग्री रहा था। अब 116 साल बाद रविवार को यह दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। शहर में पारे ने 47 डिग्री के आंकड़े को छू लिया है। मौसम विभाग के तापमापी यंत्रों ने एक दिन पहले यहाँ पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया था, जबकि रियल फील पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया था। मौसम विभाग रोजाना 48 घंटे पूर्व चेतावनी जारी कर गर्मी का प्रकोप बढ़ाने के आसार व्यक्त करता है और अगले ही दिन पारा बढ़कर आता है। अगर ऐसा होता है तो पारा 0.2 डिग्री बढ़ जाता है, तो जयपुर में जून में पिछले 116 साल का यह सर्वाधिक तापमान होगा। सोमवार को भी शहर में सड़कें सूनी नजर आई और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। वहीं सोमवार दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ। पिछले साल हुई गोल्ड डकैती के आरोपियों को पकड़ा। राजधानी में निर्जला एकादशी के अवसर पर हुए कई कार्यक्रम, लोगों ने किए दान पुण्य के कार्य। और प्रदेश में गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 116 साल बाद पड़ी प्रचंड गर्मी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर की हर खबर CTI पर। नमस्कार।